अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मेरे साथ हैं ये खूबसूरत कुर्ते में ज़ेबतन की हुई। आपको याद होगा जब हमने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, यही कुर्ता था और ऐसा ही मौसम था और क्रिकेट पे ही हमने बात की। तलालदार क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और माशाल्लाह से क्रिकेट पे जो इनका तज्जिया होता है, क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पे इनका तज्जिया बेस्ट होता है। क्रिकेट का थोड़ा कभी कभी शेकी हो जाता है। एनीवे क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ माय फ्रेंड, तो मैं इनके साथ मजाक कर सकती हूँ, लेकिन इनका जो टैलेंट है उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो मैं हर एंकर की तरह खुद ही बोलती जाऊंगी और तलाल यूं ही बैठा हंसता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। एक तो तलाल, ये कुर्ते के पीछे राज क्या है? दूसरा फिर ये बता दो कि ये अबू धाबी में मजा ही खराब हो गया है, इतना बोरिंग कर दिया इन लोगों ने। क्या चाहते हैं कि आप, एक तो हम इज्जत नफ्स का सौदा कर रहे हैं, हर चीज उनकी मान रहे, चाहते क्या है? ऊपर से हमें अरबिक नहीं आती, हमें तो मैक्सिमम अरबी जो हमें आती है वो हमने हारून और फाखिर के गानों से सीखी है। अंता हबीबी वहदत नसीबी महबूबा। महबूब ले ले दिल। उसके बाद पता नहीं, वैसे हारून और फाखिर हमें बहुत सारी लैंग्वेज, एक वो इनका सॉन्ग था तमा के करो मुझो देखे ना मुझे जाती, आज तक मुझे इसका मतलब नहीं पता चला। एनीवे, ये क्रिकेट के ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो मैं कुर्ते से शुरू करूंगा। ये आपको शायद ना याद हो, तीसरी वीडियो है मेरी ब्लाइंड साइड के साथ, जिसमें एक बार पहले भी बाहर हमने वीडियो बनाई थी, PSL 5 था या 6 था उसके ऊपर, तभी ये कुर्ता था। एक बार हमने सीढ़ियों पे बनाई थी, तभी ये कुर्ता था। इत्तेफाक से जिस दिन मैं ये वीडियो आपके साथ होती है उसी दिन मैंने ये कुर्ता पहना होता है। तो मैंने ये पहले बाबर आजम की कंसिस्टेंसी और आपके इस कुर्ते की कंसिस्टेंसी दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी है। हाँ, बस मैं गरीब बंदा, मेरे पास ज्यादा कुर्ते नहीं है, हर थोड़े देर से मैं ये कुर्ता पहन के आ जाता हूँ कोई और मसला उसी नहीं दिन। था। अब हम गरीब मुल्क में रहते हैं, बंदा या गरीब है, कोई मसला नहीं। जो अपनी तरफ से अमीर बन रहे होते हैं ना, वो भी अंदर से अपनी हरकतों से गरीब ही निकलते हैं। वही ना, और मैं ज्यादा कपड़ों को ज्यादा सर पे सवार भी नहीं करता। नीचे मैंने जॉगर पहने होते हैं कुर्ते के नीचे। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई GNL से मुतासिर होकर कार्ड से मिलता जुलता कलर है, लेकिन मेरा जो दिल करता है मैं पहन लेता हूँ। बाकी क्रिकेट की आपने ऐसे बात की, आपने बता ही दिया कि अबू धाबी में मैचेस हो रहे हैं, बड़े लो स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एवरेज स्कोर 141 है वहाँ पे। तो एवरेज का मतलब ये है कि 120 वाले मैच भी होंगे, कोई 130 वाले मैचेस भी होंगे। तो आमतौर पर इस तरह के मैचेस बड़े बोरिंग होते हैं जिनमें कम स्कोर होता है। अच्छा, आप क्विज़ेस बहुत खेलते हैं, मुझे ये बताइए अबू धाबी का नाम अबू धाबी क्यों है? अबू धाबी वैसे तो इसको उर्दू में तो हम अबू जहबी कहते हैं, ओके। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका नाम लेते हैं तो अबू धाबी कहते हैं। तो अबू अम्मी होना चाहिए। बस अबू कुछ और होता है, अबू दादा होता है, अबू दादी, अब कुछ भी होगा। ये क्या है इनकी मतलब बस क्रिएटिविटी वो का? उनकी इतनी गर्मी होती है और इतने बोरिंग मैचेस होते हैं कि अबू उनके वहीं पे दब जाते हैं मैचेस देख के। गर्मी इतनी ज्यादा होगी और वो फिर थोड़ा सा अपने अंदर से अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गोरा कल्चर से काफी इंस्पायर्ड है। वो फिर जमीनी अबू बोला जाता अबू धाबी को वो फिर धाबी, अबू को है। धाबी। धाबी, हाँ। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि एक तो मैचेस लो स्कोरिंग होंगे, दूसरा 6 मैचेस ऐसे हैं जो गर्मी में दोपहर के वक्त होंगे। ओह नो। तो आप इमेजिन करें जून के महीने में अबू धाबी में, और जब दोपहर को मैचेस होंगे तो क्या हालत होगी। तो खिलाड़ियों का एनर्जी लेवल इतना डाउन होगा कि एक तो पिचेस वाला फैक्टर तो है ही, मैच को बोरिंग करेगा। खिलाड़ियों के मेरे ख्याल से बॉलर्स की ये हालत होगी कि फास्ट बॉलर बेचारे एंड पे आके ना ऐसे बॉल आराम से फेंक रहे होंगे, उनमें इतनी जान नहीं बचेगी कि वो फास्ट बॉलिंग कर सकें। और उसी तरह फिर बैट्समैन जो हैं उनका भी जब भागना दौड़ना पड़ेगा। अब फील्डर्स तो हमारे वैसे ही कमाल है। फील्डर्स हमारे वैसे ही कमाल है। बैट्समैन जो हैं वो जब चौके छक्के नहीं लगेंगे, उनको रन्स बनाने के लिए भागना पड़ेगा, रनिंग करेंगे, रनिंग करके जब वो थक जाएंगे वो भी बेचारे एग्जॉस्ट होके फिर छक्के चौके मुझे नहीं ये मार बताओ सकेंगे। तलाल कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का क्या मामला है? वो क्या लेट हुए? मतलब हमारे प्लेयर्स के मसले हुए, फिर उनके मसले, उनकी गवर्नमेंट के मसले हुए, यूए की गवर्नमेंट, फिर एंड में जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर हमें पता चला जी इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने अपना क्वारंटीन पूरा नहीं कर रहे, अब शायद शारजा मैचेस शिफ्ट हो रहे। ये क्या मसला है? इसमें एक तो मैं कहूँगा कि PCB की भी थोड़ी सी नाराजगी है कि इनको चाहिए था कि किसी और मुल्क के भी ब्रॉडकास्टर्स, हमारे ब्रॉडकास्टर भी चले ठीक है बुरे हैं, लेकिन हम उनको मौका देंगे तो इम्प्रूव करेंगे। हमारे PT ने जो चले ठीक है बुरे हैं, लेकिन ये क्या बात है? नहीं, हमारे जो नेशनल कप हुआ था उसमें प्रोडक्शन काफी खराब थी, ये बात माननी चाहिए। लेकिन हम उनको मौका देंगे तो वो सीखेंगे। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मर्जी करा लो, बोरिंग पिचेस भी करा लो, और जैसे
गर्मी में भी करा लो तो फिर आप इसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लें प्रोडक्शन में। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप इतनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करें, आप हमारे लड़कों को जो प्रोडक्शन है उनको चांस दें, मे भी वो सीख ही जाएं। और इतना सब कुछ करने के बाद वहाँ पे ऑडियंस भी उन्होंने अलाउ नहीं की। बिल्कुल। और वही बात है कि इंडियंस की वजह से हमारी अलग बदनामी इसलिए हुई है कि उनको ये कहा गया था कि आप लोगों ने अबू धाबी के बाहर क्वारंटीन पीरियड पूरा करके आना है, और एक दो बीच में ऐसे थे उनके जिन्होंने वो जुगाड़ लगाया और होटल में पहुंच गए, उसकी वजह से अलग बदनामी हुई। ये 3 दिन एडिशनल जो करने पड़े हैं ये माशाल्लाह हम जुगाड़ में तो अच्छा ये सरफराज के साथ इन लोगों ने क्या किया, मतलब वो बेचारे को ऑफलोड किया, उसके साथ क्या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही? सरफराज बेचारे के साथ बहुत बड़ी बैड लक है। आप ये देखें कि एक टीम का कैप्टन है, वो क्वेटा ग्लैडिएटर का ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है, PSL 3 का उसने जिताया अपनी टीम को। सारे प्लेयर चले गए हैं और पीछे 12-13 जो रह गए थे वो बाकी टीमों के बहुत ही जूनियर प्लेयर्स थे, मतलब जैद आलम, आसिफ अफरीदी, जिनके ज्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो इतने छोटे छोटे प्लेयर रह गए थे, और उनमें एक सरफराज अहमद थे। फिर उनके एक तो वीजा नहीं उनका लगा, इतना दिन उनको वेट कराया गया, उसके बाद फिर जब कॉन्स्पिरेसी क्या थी पीछे? ये कह रहे हैं कि जी टेक्निकल इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज थे, सरफराज बाकी तो कुछ ज्यादातर वो खिलाड़ी थे जिनकी एंड में शमूलियत हुई, जिनको रिजर्व के तौर पे पिक किया गया, उनकी तो समझ देखिए आती जी, है। आप ये ना समझे कि हम पंजाब में रहते हैं, लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, तो हम सरफराज से प्यार करते हैं, उससे हमें एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई है, चैंपियंस ट्रॉफी उसने हमें जिताई है, वर्ल्ड कप जितवाया है ने T20 वर्ल्ड कप उसने अंडर 19 का उसने वर्ल्ड कप जितवाया था, T20 वर्ल्ड कप उसने। लेकिन उसके और भी उसने वर्ल्ड नंबर 1 बनाया आपकी T20 टीम को, लगातार 11 सीरीज आप उसकी क्या आप मत समझे कि हम उनके साथ ये ज्यादती होने देंगे। अच्छा चलिए, ये तो सारी ये माइक तो पकड़े ना जरा, मुझे तो माइक की जरूरत जी जी जी। तो लोग कहते हैं लोग तो और भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और अब पूरी इजाजत है, जिसको जो कहना है जरूर कहा करें, मैं तो अप्रिशिएट करूँगी। एनीवे वैसे मुझे ये बताएंगे मलाला के साथ क्या मसला है पाकिस्तानियों को? ठीक है, वो बेचारी ने दे दिया इंटरव्यू, कोई मसला नहीं है, ये मसला क्या पाकिस्तानी कौम का? मैं फेसबुक पे देख के मैं हैरान हो रही हूँ, हर बंदा मलाला ये मतलब जो जो कुछ नहीं है, मतलब जिसके घर में कोई नहीं सुनता, जो दूसरी दफा सालन मांग ले, ये जुगते मैंने आप लोगों से सीखी हुई है, उसको घर वाले सालन दूसरी दफा नहीं देते, वो बैठ के मलाला यूसुफजई पे तज्जिया कर रहा है कि कॉन्स्पिरेसी। और भाई क्या मसला है? कॉन्स्पिरेसी हो रही है आप लोगों की, आप लोगों को कोई नुकसान हो रहा है इस कॉन्स्पिरेसी से, क्या मसला क्या है? अच्छा, मलाला को जिन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ है ना, उनका सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जी मलाला को जो है ना वेस्ट वाले एजेंट बनाया हुआ है, उसको तैयार कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर थोप दी जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह कैसे होगा जब आपने देख लिया है कि उसने एक छोटा सा बयान दिया है और उसके ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। नहीं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट क्या सो रही है, हमारी सुप्रीमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे लोग क्या सो गए हैं, उन्होंने क्या भंग की? मलाला कोई डिक्टेटर होगी कि जो बंदूक के जोर पे एकदम से आके ऊपर बैठ जाएगी, मलाला नामी अर्थनोली के घोड़े पे आएगी, घोड़े पे आएगी, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगी, वो कि लो जी आज से मैं पाकिस्तान की वजीर आज़म हूं, इस तरह इंसाफ अदालत। तो उसने अपनी शादी के उसने अपना ओपिनियन बताया, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, उसने ये नहीं कहा कि तलाल शादी ना करे, नीलम शादी ना करे, कैमरामैन हमारे जो हैं ये शादी ना करें, उसने ये कुछ नहीं कहा। उसने बताया कि जी मैं शादी नहीं करना चाहती, और उसका अगर आप पूरा इंटरव्यू पढ़ें तो उसका पॉइंट बेसिकली ये था कि मैं अपने माँ बाप के साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। उसने कोई ये नहीं बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा जिसको मैं अपना पार्टनर बना के उसके साथ रहना शुरू हो जाऊंगी। और उसका अगर पूरा इंटरव्यू पढ़ें तो इस बात करते हुए वो शर्मा भी काफी रही थी कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाह रही थी। आप हमारे लोगों की मेंटालिटी चेक करें, वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, वो जो उसने सर पे दुपट्टा लिया है, जिसने कौमी लिबास पहना है, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखा कि वो किस तरह से अपने कल्चर को ऑन कर रही है। ये उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, आप थंबनेल चेक करें, अल्लाह माफी के जी शर्मनाक बात कर दी, ये हो गया वो हो गया, और इतने गंदे घटिया फजूल किस्म के उसके ऊपर जोक्स बना रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक लड़की जिसका आप ये कह सकते हो 22-23 साल की है, उसने ज्यादातर शादी के बारे में सोचा नहीं हुआ, उसकी फिलहाल वो एजुकेशन पे कंसंट्रेट कर रही है, 5 साल बाद हो सकता है वो डिफरेंट बात है। एग्जैक्टली। और हर इंसान जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको ऐसे, मैं बोलती हूँ हर रोज इंसान बदलता है। बिल्कुल, आज मैं जो सोच रही हूँ कल मेरी सोच, लेकिन अच्छे के लिए ऑब्वियसली, जो नॉर्मल लोग हैं वो तो अच्छे के लिए बदलते हैं कि वो मैच्योर हो जाते हैं, वो लोगों को समझना शुरू हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाता है, ज्यादा स्पेस
फेस देते हैं। बहुत सारे लोगों को बारे में, जिनके बारे में शायद मैं ये 2 महीने तक पहले तक सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, आज मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि यार उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा खूबसूरत लेसन दिया, और अगर वो मुझे इतनी टफ सूरत हाल में ना डालते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं अंदर से कितनी सॉन्ग। तो आप किस तरह से एक बच्ची को, 22 साल की बच्ची को, ठीक है उसे नोबेल पीस प्राइज मिल गया है, आप लोगों को नहीं मिला है, आप कैसे उसकी छोटी मासूमाना बातों को अब ये भूल कैसे जाते हैं कि वो शी इज स्टिल अ चाइल्ड। शी इज स्टिल अ चाइल्ड, वो एक अभी पढ़ रही है, इसलिए उसका शादी के बारे में ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया कि जी हरफे आखिर है, कोई भी शादी ना करे, मैं भी मैरिज एक्सपर्ट हूं और मैं ये बात कर रही हूं। भाई आप लोगों को करनी है शादी, मलाला की बात बुरी लग रही है, आप लोग कर लें, आपको रोका किसने। मलाला के कहने के बाद कि आपके पेरेंट्स रुक जाएंगे या आप लोग रुक जाएंगे, आप लोगों की तो अपनी नीयत है खुद की शादी करने के लिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए दुनिया में आए हैं, खुद शादी की तरफ आते नहीं। आप पता नहीं कौन सी भूत परियां या लड़कियों की बात करूंगी, कौन से शहजादे उतरने हैं, ठीक है जो भी आप लोगों की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आप मेरी तरफ से 50 साल के होके शादी करें या 60 साल के होके करें या कहीं कभी भी ना करें या फिर जन्नत में हुरूर के साथ, पर हर किसी को हक है कि वो अपनी जिंदगी कैसे भी गुजारे। और अब मुनाफिकत का ये लेवल देखें कि अगर इस बच्ची ने जो कि कोई मैरिज एक्सपर्ट नहीं है, उसने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, वो गलत है, ठीक है। वो इसने अगर बात की है तो इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया है कि नहीं जी उसने ये बात कैसे कर दी। लेकिन अगर ये उस पर गंदे जोक्स बनाए, उस बयान के बाद घटिया बातें करें, टॉप ट्रेंड बना हुआ है, फजूल किस्म की घटिया जोक्स बन रहे हैं, मलाला ये कर ले, मलाला वो कर ले, मलाला में और फलानी में कोई फर्क नहीं है। भाई आप मत दीजिएगा वोट मलाला अगर इलेक्शन लड़ती है, अगर आपको लगता है कि वो कोई वेस्टर्न कल्चर और किसी और साजिश को प्रमोट, आप मत दीजिएगा वोट। वही ना, उसने एकदम से आपके सरों पे तो नहीं आके बैठ जाना, आप लोग वोट दे के लाएंगे ना। आपके पास जी वो एजेंट है, गहरे नायाब कौन से हीरे छुपे हुए हैं कि मलाला को आप वोट नहीं देंगे और कहेंगे जी नीलम अगर मतलब आपके पास है क्या यार, आप लोगों के पास जो आप लोगों को इतना सोचना पड़ रहा है कि मलाला हमारे, बाकी जो अभी हो रही है, बाकी जो लोग बने हैं आज तक यहाँ पे वज़ीर आज़म या सदर जो भी, आपको गारंटी है कि वो किसी की साजिश नहीं थे या उनका कोई एजेंडा नहीं था, वो गारंटी है बस मलाला। ये तो चले अच्छा हुआ कि इनकी साजिश का आपको पहले से आपके जो है ना गार्ड्स ऑन है, आपको पता होगा कुछ कहेंगी तो आपको पता होगा नहीं ये तो साजिश है। वही ना, अगर वो एजेंट होती वो चुप करके आके लेट्स सपोज अगर जिस तरह इनका ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएगी, वो किसी और तरीके से आती, मुझे सिर्फ एक, वो अपने आप को डिस्क्लोज क्यों कर रही है फिर पहले। मुझे सिर्फ एक खतरा है, मलाला जो है ना किसी के लिए खतरा है या किसी के लिए चैलेंज है तो वो इमरान खान के लिए, क्योंकि मलाला के सामने बैठ के इमरान खान नहीं कह सकते मगरिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मलाला कहेगी जी खान साहब मगरिब को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। वही ना, वो तो फिर एजेंट है ना मगरिब की, तो इन्होंने खुद से अज़्यूम अगर ये कर लिया है कि एक बच्ची, एक तो जी उसको कहते हैं कि जी उसका जाली हुआ था, उसने अब बेचारी ने अपना मुंह टेढ़ा करवा लिया, गोली खाई, वो तो जी सब कुछ ड्रामा था, फेक था। अगर वो कोई बात कर रही है, अपना ओपिनियन बता रही है, वो गलत है, लेकिन ये उसको झूठा बोले, उसको एजेंट बोले, खुद से अज़्यूम करके, वो सही है। ये बताओ वो जाली है, ये जो झूठे असाइलम लिए में इन लोगों ने बाहर के, जी हमारी इनकी मतलब जान को इनके घर मतलब कोई इनकी तरफ दूसरी तरफ ना देखे, ऐसे ऐसे लोग बाहर असाइलम लेके बैठे जी हमारी जान को खतरा है, और भाई आपको किससे खतरा है, आपको अपने अलावा किसी से खतरा नहीं है, वो सब ठीक है, खुद आज इनको असाइलम के कोई बाहर का वीजा मिले फौरन भागे जाएंगे, मलाला अगर पहुंच जाइए उससे हमें फौरन कंपैरिजन शुरू कर देंगे, जी फलस्तीन में ये हो रहा है, एपीएस में ये हुआ, वो फौरन कंपैरिजन शुरू कर देंगे। वो जो बच्चा था हमारा एक एपीएस का बच्चा था, उसको भी बाहर वो इलाज के लिए गया है। सबको बाराक ओबामा से उनकी मीटिंग हुई, उनको व्हाइट हाउस बुलाया गया, पेंटागन बुलाया गया, उनको भी इज्जत दी गई, लेकिन दोनों में आप फर्क भी देखिए, एपीएस वाले बच्चों पे अटैक हुआ क्योंकि वो एपीएस में पढ़ रहे थे, उन पे स्कूल की वजह से अटैक हुआ, कोई इनफरादी नहीं था कि भाई ये वलीद खान है, इस वलीद खान को हमने मारना है, वो एपीएस के बच्चों को मारा जा रहा है। दूसरी तरफ मलाला पे अटैक हो रहा है क्योंकि वो मलाला यूसुफजई है, एग्जैक्टली वहां पे एक टारगेट करके भेजा जाता है कि भाई इन तुम लोगों में मलाला कौन है, अच्छा ये मलाला, इसको मारो। एक इंडिविजुअल का भी फर्क है। तालिबान भी कोई मुझे लगता है ये वेस्टर्न साजिश के, उन्होंने पहले इसको प्रमोट किया, उन्होंने हीरो बनाया, बिल्कुल। और जैसे हमारे कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं कि हम पे हमला करवा दिया, ये वो तो मुझे समझ नहीं आती कि कभी ये एजेंसीज कितनी बेवकूफ है, मतलब हर किसी को हीरो बना देती है।
बिल्कुल, और वो भी बनाती भी तब है हीरो, अटैक तब होते हैं जबकि वो फंसे हुए होते हैं ऑलरेडी केसेस हाँ, में, हाँ। और एफआईए के उन पे केसेस चल रहे मैं होते हैं। ये कहना चाहती हूँ बड़ा क्लियरली, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो वाकई किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, या फिर वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, आप उनको एक्सपोज करें, डिसेंट तरीके से सबके सामने लाएं और उनको अपने सफों से निकाल लें। ये 2 थप्पड़ पड़वा देना, दिस इज नॉनसेंस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें, मैं भी आपका भी वो पॉइंट समझ ही गया हूँ। अब ऑडियंस पे है कि वो हमारी किन बातों को सही समझते हैं, किन को गलत ऑडियंस समझते हमारी हैं। बेचारी बड़ी मासूम है। वो एक तो ये कि ये शो देखती नहीं है वो, क्योंकि थंबनेल बड़े सीधे सीधे होते हैं। वो किसी ने मजाक उड़ाया था ना कि हामिद मीर साहब का शो बैन हो गया, तो अब शायद वो इस तरह की शो करें, देवर ने भाभी को क्या कह दिया जानिए इस वीडियो में, फिर ये खोल के देखेंगे कि वाकई यार देवर ने भाभी को क्या कहा। बाकी ये इस तरह के मैचेस और ये वो एनीवे, ये आपकी फ्रीडम है, जिस तरह से हमारी बोलना फ्रीडम है, आपकी देखना फ्रीडम है, आप जो भी देखना चाहें सर आंखों पर, लेकिन अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें। और मुझे लगता है कि ज़्यादा जर्नलिस्ट को यूट्यूबर्स बनना चाहिए। ये जो खुद से यूट्यूबर्स बन गए हैं और जो इस तरह की बातों को बढ़ा चढ़ा के तलाक़ें, मोहब्बतें और पता नहीं वो जो होती थी ना, एक आंटियाँ होती थी मोहल्ले में जाके इस घर की खबर उसमें, और मिर्चें लगा के, और उनकी बेटी को आपने देखा है वो कितने बजे रात को आती है, कितने, वो वाली जो है ना मेंटालिटी, वो इस वक्त यूट्यूब पे आ चुकी है। तो उससे बचें, क्योंकि ऑब्वियसली गीबत को तो हमारे जो है ना मजहब में भी पसंद नहीं किया गया, किसी की किरदार कुशी को, किसी पे तोहमत लगाने को, और हम ऐसे बैठ के बता रहे होते हैं स्कैंडल जैसे, पता नहीं हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा था। तो परहेज करना चाहिए। मैं कभी किसी को नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं करें, अगर नहीं लगती इख्तलाफ करें, बिल्कुल इख्तलाफ करें, ना करें आप मेरा, मैं आपकी ऊपर ना आपकी फ्रीडम नहीं छीनना चाहती। मैं कभी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कंटेंट कभी भी आपके सामने नहीं लाऊंगी। हाँ, शायद अगर हम यहाँ पे बोल देते कि जी मलाला गलत कर रही है, हाँ। ये वो, तो शायद हमारे ज्यादा ये लोग खुश एजेंडा होते। क्या है जानिए इस वीडियो में। ठीक है ना? तो और मैं एक और बात करूंगा कि इससे पहले कि मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो पे भी हमें बहुत से लोगों ने बुरा कहना है कि जी आप मलाला को डिफेंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ठीक है आप हमें बुरा बोले, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका एक बार पूरा इंटरव्यू जरूर पढ़ें। इस वक्त ऐसे पेश किया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश किया जा रहा है कि जिसने उसने मलाला ने कोई शादी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी अच्छा, है। खुद आपकी हर बच्चा कह रहा है मैंने शादी नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, लोगों लेकिन का मलाला बोलेगी तो मसला, मलाला बोलेगी तो मसला है। अच्छा मलाला ने उस इंटरव्यू में आगे ये भी बात की है कि जी मेरी माँ इस बात में मेरे बहुत खिलाफ है कि जब मैं कहती हूँ, तो अगर उसने इसको प्रमोट करना होता तो वो ये बात क्यों करती कि जी मैं अपनी माँ, मेरी माँ बहुत खिलाफ है और इस बात पे मुझे टोकती है कि ये ना बोला करो। तो उसने कोई कैंपेन नहीं कर रही, आपने शादी करनी है तो करे, उसका फिलहाल ये ओपिनियन नहीं है। करनी तो ना करें। ना हम आपको कह रहे हैं कि शादी करें, ना हम आपको कह रहे हैं कि ना करें, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। वो मलाला वहाँ पे बैठ के वैसे ना ही करें। मैं वैसे ऐसे वही ना, शादी के मसाइल जो बाद में होते हैं वो और लोगों को इतनी कोई परवाह होती है, जैसे अभी मुझे दूर दूर से मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स को कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए वो, और भाई आप लोगों से मैंने राय ली है, और स्पेशली वो लोग जो मुझे रिश्ते बता रहे होते हैं उनको तो मतलब मैं शटअप कॉल दे देती हूँ अब आगे कि जी आपके लिए वो हैं, और भाई मैंने आपसे कहा है कि कोई रिश्ता ढूंढे, ये करें वो करें, आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग किसी के लिए वाकई फिक्रमंद होते हैं, किसी की खुशियों के लिए आप दुआ कर सकते हैं, इस तरह की बातें जी कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए फलाना। अब मुझसे ज़्यादा और मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई मेरे साथ ना सिंसियर नहीं होगा। सो अपनी इस तरह की कीमती एडवाइस अपने पास रखें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।